मई की गर्म रात, ऐसी रात जब पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा हो और जब बिजली जाने के बाद लोग गद्दे और चादरें उठाकर छत पर पहुंच जाते हों और जब पूरा मोहल्ला खुले आसमान के नीचे सोता हो। बच्चों की चारपाइयां अलग लगी हों, बड़े लोग अलग बैठे हुए देर रात तक बातें कर रहे हों और फिर धीरे धीरे पूरा इलाका नींद में डूब जाता हो। अगर आपका बचपन 90 के डेकेड या 2000 के शुरुआती सालों में बीता है तो शायद आपने भी ऐसी रातें देखी होंगी। लेकिन उन्हीं रातों में एक ऐसा दौर भी आया था जब लोगों ने छतों पर सोना कम कर दिया था, जब रात में कुत्तों का अचानक भौंकना लोगों की नींद उड़ा देता था और जब किसी अनजान आहट पर लोग उठकर दरवाजे और खिड़कियां चेक करने लग जाते थे, क्योंकि उस समय लोगों को सिर्फ चोरों से डर नहीं लगता था, उन्हें एक ऐसे खतरे का डर था जिसका चेहरा किसी ने ठीक से देखा ही नहीं था, लेकिन जिसका नाम धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था और उस खौफ का नाम था चड्ढी गैंग। और ये कहानी किसी वारदात की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस गैंग के बारे में है, वो कैसे ऑपरेट होता था और कैसे उस गैंग ने पूरे देश में अपना खौफ फैलाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। ये उस दौर की बात है जब भारत तेजी से बदल रहा था। शहर फैल रहे थे, नई कॉलोनीज बन रही थी और गांव के बाहर खाली जमीनों पर मकान खड़े हो रहे थे। लेकिन इन नई बस्तियों के साथ एक समस्या भी थी। रोड्स अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स हर जगह नहीं थी और कई कॉलोनीज के आसपास तो खेत थे, खाली प्लॉट्स थे और ज्यादातर अंधेरा। मतलब रात होते ही एक अजीब सा डर। पहले एक शहर में कोई घटना हुई, फिर दूसरे शहर में, फिर तीसरे में, और हर जगह कहानी लगभग एक जैसी थी। आधी रात के बाद कुछ लोग घर में घुसते थे। वो अक्सर उस समय आते थे जब परिवार गहरी नींद में होता। उन्हें पता होता कि घर में कौन कहाँ सोता है। उन्हें यह भी पता होता कि घर में पैसे या गहने कहाँ रखे जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहले से सब कुछ देख रखा हो। शुरुआत में लोगों ने इन घटनाओं को सामान्य चोरी माना। न्यूज़पेपर्स में छोटी सी खबर छपती और मामला खत्म। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिनमें सिर्फ चोरी नहीं हुई थी। कुछ परिवारों ने विरोध करने की कोशिश की थी, कुछ लोगों की नींद खुल गई तो कुछ ने शोर मचाने की कोशिश की थी और इसी से लोगों को समझ में आने लगा कि ये साधारण चोरी नहीं है। ये लोग पकड़े जाने के डर से भागने वाले अपराधी नहीं थे। अगर सामने कोई आ जाए तो ये पीछे हटने की बजाय सामने से अटैक कर देते थे। और धीरे धीरे कॉलोनीज में ये कहानियां फैलने लगी। किसी ने कहा कि उसने रात में कुछ लोगों को दीवार फांदते हुए देखा, तो कोई कहता था कि वो इंसानों की तरह नहीं, परछाइयों की तरह चलते हैं। तो फिर कोई कहता कि उनके शरीर पर तेल लगा होता था। कुछ लोगों ने बताया कि वो सिर्फ बनियान पहने हुए थे, तो कोई कहता कि उनके शरीर पर लगभग कोई भी कपड़ा नहीं था। हर नई घटना के साथ एक नई स्टोरी। सच और अफवाहें आपस में घुलने लगी, यानी चाइनीज विस्पर। लेकिन एक बात क्लियर थी कि लोग अब डरने लगे थे। कई शहरों में रात को चौकीदारी शुरू हो गई, तो कुछ कॉलोनीज में युवाओं ने अपनी टीम्स बनाई जो रात भर डंडे लेकर गश्त करते थे। तो कुछ लोगों ने सीटी खरीद ली और ये तय हुआ कि अगर किसी को कुछ भी संदिग्ध दिखेगा तो वो सीटी बजाकर पूरे मोहल्ले को जगा देगा। माता पिता अपने बच्चों को जल्दी घर आने की सलाह देते थे, तो गर्मियों में जो परिवार सालों से छत पर सोते हुए आए थे, उन्होंने अचानक नीचे रूम्स में सोना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि शायद अगला नंबर उनका और उनके घर का हो सकता है। ये कितनी डरावनी बात है कि हर रात आप एक चिंता में सो रहे हैं। उधर पुलिस भी परेशान। घटनाएं अलग अलग स्टेट्स से सामने आ रही थीं। कभी दिल्ली के आसपास, तो कभी एमपी के आसपास, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी उत्तर प्रदेश में। और हर जगह अपराधियों का तरीका एकदम सिमिलर सा। वो ऐसे घर चुनते थे जहां आसानी से घुसा जा सके। वो अक्सर रात के उस हिस्से में आते थे जब नींद सबसे गहरी होती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कई मामलों में उनके बारे में जो डिटेल्स मिली वो लगभग एक जैसी। और इसी से एक नाम पैदा हुआ। पहले पुलिस की बातचीत में, फिर लोकल न्यूज़पेपर्स में और आखिरकार पूरे देश में।
चड्ढी बनियान गैंग। नाम सुनने में अजीब, मतलब ऐसा ही जैसे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर देखा है वो जानते हैं कि ये नाम सुनकर लोगों के चेहरे का रंग बदल जाया करता था। क्योंकि इस नाम के पीछे सिर्फ चोरी की घटनाएं नहीं थी, इनके पीछे था डर, अनसर्टेनिटी और ये एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है, आपकी दिनचर्या समझ रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि चड्ढी बनियान गैंग कोई बड़ी गैंग थी जिनके सैकड़ों सदस्य पूरे देश में घूमते थे, लेकिन असलियत जो थी वो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ये नाम धीरे धीरे कई अलग अलग आपराधिक समूहों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अलग शहर, अलग चेहरे, अलग अपराधी, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा। अब लोगों के लिए ये एक गैंग बन गया और यही वजह थी कि कुछ ही सालों में ये नाम किसी संगठन से ज्यादा खौफ का प्रतीक बन गया। एक ऐसा खौफ जो न्यूज़पेपर से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले सालों में पुलिस को पता चलने वाला था कि इन अपराधियों के काम करने का तरीका कितना प्री प्लान था और कितना ऑर्गेनाइज्ड। वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाले चोर नहीं थे, वो अपने टारगेट्स चुनते थे, रेकी करते थे और कई बार दिनों तक इंतजार करते और फिर अचानक हमला। आखिर ये लोग थे कौन? उनके शरीर पर तेल क्यों लगा होता था? वो सिर्फ चड्ढी और बनियान में ही क्यों निकलते थे? और कैसे उन्होंने पूरे देश में ऐसा डर पैदा किया कि दशकों बाद भी उनका नाम लोगों की यादों में जिंदा है? इन सवालों के जवाब हमें उन बस्तियों, उन रास्तों और उन रातों तक ले जाएंगे जहां से इस कहानी की असली शुरुआत हुई थी। अगर चड्ढी बनियान गैंग के डर को समझना है तो पहले उन लोगों को समझना होगा जिन्हें इस नाम से जोड़ा गया, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शहर, एक पुलिस स्टेशन या सिर्फ एक अपराधी मात्र की नहीं है। ये उन आपराधिक समूहों की कहानी है जिन्होंने सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और आम लोगों दोनों को परेशान रखा। और इस कहानी की जड़ें उन इलाकों तक जाती हैं जहां अपराध सिर्फ कानून तोड़ने का जरिया नहीं है, बल्कि कई परिवारों के लिए पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय मौजूद हैं जिनके कुछ लोगों पर दशकों से चोरी और डकैती जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगते रहे। अब हर व्यक्ति तो अपराधी नहीं था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसे कई समूहों का नाम बार बार सामने आता था। समय के साथ इन समूहों के कुछ लोग छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़कर संगठित तरीके से चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल होने लगे। अब उन्हें पता था कि शहर बदल रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, घर नए बन रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिक्योरिटी सिस्टम अभी उतनी मजबूत नहीं हुई थी। ये वजह थी उन्होंने गांव से निकलकर शहरों और नई कॉलोनीज की तरफ ध्यान देना शुरू किया। लेकिन वो सीधे जाकर चोरी नहीं करते थे। उनकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ताकत थी पेशेंस। कई मामलों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अपराधी पहले इलाके की रेकी करते थे। वो दिन में मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी या राहगीर बनकर इलाके में घूमते। वो देखते थे कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन सुबह ऑफिस जाता है, किस घर में बुजुर्ग रहते हैं और कौन सा परिवार फाइनेंशियली मजबूत लगता है, किस घर की पिछली दीवार सबसे कमजोर है और किस तरफ खेत या खाली प्लॉट है जहां से भागना आसान होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि शुरू में लोग उन्हें चोर समझ रहे थे। अब समस्या यह थी कि ये हमेशा सिर्फ चोरी तक लिमिटेड नहीं रहते थे। एक घटना में एक परिवार की नींद आधी रात को खुल गई। घर के मुखिया को कुछ आवाज सुनाई दी। पहले उन्हें लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वो उठकर देखने लगे। अंधेरे में उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। अब उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की और उसी क्षण घर के बाकी लोग जग गए। कुछ सेकंड्स के लिए घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल और ऐसी घटनाएं अलग अलग राज्यों में सामने आने लगी। हर मामले में परिस्थिति अलग थी, लेकिन एक पैटर्न बनता जा रहा था। अगर परिवार सोता रहा तो चोरी, अगर कोई जाग जाए तो कत्ल तक हो जाता था। लोगों के बीच डर बढ़ने लगा और अब सवाल सिर्फ गहनों या पैसों का नहीं था। सवाल यह था कि अगर रात में कोई घर में घुस आए तो परिवार सुरक्षित बचेगा भी या नहीं। उधर पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ रहा था। मीडिया सवाल पूछ रही थी, लोकल्स नाराज थे और पॉलिटिकल लीडर्स तक शिकायतें पहुंच रही थी।
अब अलग अलग स्टेट्स की पुलिस को समझ में आने लगा था कि ये कोई सामान्य अपराध लहर नहीं है, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की समस्या है जो लगातार फैलता जा रहा है। और इसी दौरान कुछ ऐसी वारदातें हुई जिन्होंने चड्डी बनियान गैंग को अखबारों के अपराध के पन्नों से निकालकर नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। और अब पुलिस को यह एहसास हो गया कि अगर इस नेटवर्क को जल्दी नहीं रोका गया तो यह डर और भी बड़ा रूप ले सकता है। कई इलाकों में पुलिस ने पुराने मामलों की फाइलें निकालनी शुरू की। अलग अलग घटनाओं को कंपेयर किया गया और कुछ मामलों में गवाहों के बयान मिले जुले थे, लेकिन कुछ समानताएं बार बार सामने आ रही थी। अपराधी अक्सर ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करते थे जहां से उन्हें आते जाते हुए देखना मुश्किल हो। वो मेन रोड से नहीं, बल्कि खाली प्लॉट, खेत, नहर के किनारे के रास्तों या पिछली गलियों का यूज करते थे। उनके आने और जाने का समय भी लगभग एक जैसा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को यह समझ में आने लगा कि कई ग्रुप्स लगातार एक जगह नहीं रुकते। एक इलाके में वारदात के तुरंत बाद वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट तक निकल जाते। और यही कारण था कि एक पुलिस टीम किसी घटना की जांच पूरी कर पाती, उससे पहले ही वैसी ही सिमिलर दूसरी घटना सैकड़ों किलोमीटर दूर से सामने आ जाती। उस समय स्टेट्स के बीच अपराध संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान आज जितना तेज नहीं था, और इस कमी का फायदा अपराधियों को मिलता था। कुछ मामलों में पुलिस को ऐसे संकेत मिले कि अलग अलग समूह एक दूसरे के तरीकों की नकल भी करने लगे हैं। यानी हर घटना के पीछे जरूरी नहीं है कि वही लोग हों, लेकिन जब एक तरीका डिस्कशन में आ गया तो दूसरे अपराधियों ने भी वैसी ही रणनीति अपनानी शुरू कर दी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि चड्डी बनियान गैंग एक वास्तविक समूह से आगे बढ़कर एक तरह का अपराधी ब्रांड बन गया। किसी भी ऐसी वारदात के बाद लोग तुरंत उसी नाम का जिक्र करने लगते। और इस बीच कई स्टेट्स की पुलिस ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के तहत इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया। सस्पेक्ट लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखी जाने लगी, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए, और जिन समुदायों और इलाकों में ऐसे अपराधियों के आने की आशंका थी वहीं विशेष अभियान चलाए गए। धीरे धीरे कुछ अरेस्ट भी हुए, लेकिन हर अरेस्ट के बाद एक नई समस्या सामने आती। पकड़े गए लोग किसी एक घटना से जुड़े होते, जबकि डर पूरे देश में फैला हुआ था। और यही वजह थी कि पुलिस के लिए असली चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उस नेटवर्क को समझना था जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में काम कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को यह एहसास हो चुका था कि वो किसी फिल्मी गैंग का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि वो एक ऐसे अपराधी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदल लेता था। अब साल बीतते गए, लेकिन चड्डी बनियान गैंग का नाम लोगों की बातचीत में बना रहा। कई जगहों पर घटनाएं कम हुई तो कुछ नए इलाकों में वैसी ही खबरें सामने आने लगी। मीडिया भी हर नई वारदात को बड़े ध्यान से कवर कर रही थी। और अब ये एक सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रह गई थी, ये लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक डर और बदलते शहरों की कहानी भी बन चुकी थी। और इसी दौरान कई राज्यों में विशेष अभियान शुरू किए गए। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और जिन अपराधियों का इतिहास चोरी, लूट और रात के समय होने वाली वारदातों से जुड़ा था, उनकी एक्टिविटीज को ट्रेस किया। कुछ इलाकों में मुखबिरों का तंत्र मजबूत किया गया, तो कुछ जगहों पर सस्पेक्ट मूवमेंट वाले ग्रुप्स की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी गई। धीरे धीरे इसका असर दिखाई देने लगा। कुछ अरेस्ट हुए तो कुछ मामलों में चोरी का सामान भी बरामद हुआ, तो कुछ मामलों में ऐसे लोगों तक पुलिस पहुंची जो लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की नजर में थे। लेकिन इन अरेस्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। कई बार जिन लोगों को पकड़ा गया वो खुद को चड्डी बनियान गैंग का मेंबर मानते नहीं थे। कुछ का दावा था कि वो अलग ग्रुप से जुड़े हैं। कुछ मामलों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को लगा कि मीडिया और जनता ने कई अलग अलग अपराधों को एक ही नाम के तहत जोड़ दिया था। कई शहरों में पुलिस अभियानों के बाद ऐसी वारदातों में कमी आने लगी। टेक्निक भी बदल रही थी। अब मोबाइल फोन आम हो रहे थे, सुरक्षा उपकरण बढ़ रहे थे, कॉलोनीज में गार्ड्स रखे जाने लगे, सीसीटीवी कैमरे धीरे धीरे दिखाई देने लगे और नई जनरेशन के अपराधियों के सामने अब वही परिस्थितियां नहीं थी जो 90 के दशक में एडवांटेज के तौर पर मौजूद थी। लेकिन चड्डी बनियान गैंग की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जब भारत बदल रहा था, जब गांव शहर बन रहे थे और नई कॉलोनीज आईं, जब लाखों लोग पहली बार अपने घरों में टीवी, गहने, कैश और दूसरी कीमती चीजें
जमा कर रहे थे। और जब सिक्योरिटी सिस्टम उस बदलाव की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था और क्रिमिनल्स ने इस वॉइड का फायदा उठाया। आज अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने 90 के दशक या 2000 के शुरुआती सालों में दौर देखा हो, तो यह संभव है कि वो मुस्कुराते हुए चड्डी बनियान गैंग का नाम ले, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक याद भी होगी। एक ऐसा समय जब रात को कुत्तों का भौंकना भी मामूली बात नहीं लगती थी। लोग सोने से पहले 2 बार अपने दरवाजे चेक करते थे। मोहल्ले में रातों को गश्त होती थी और जब एक अजीब सा डर लोगों के साथ सोता था और उन्हीं के साथ जागता था। दिलचस्प बात तो यह है कि समय बीतने के साथ कई अपराधी भुला दिए जाते हैं। कई गैंग इतिहास की किताबों में एक छोटी सी लाइन बनकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपराध से आगे निकल जाते हैं। वो फोकलोर का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोगों की यादों में दर्ज हो जाते हैं। और चड्डी बनियान गैंग एक ऐसा ही नाम था। शायद इसी वजह से दशकों के बाद भी लोग इस नाम को याद रखते हैं। उन्हें हर घटना याद नहीं होती, उन्हें हर अरेस्ट याद नहीं, लेकिन उन्हें यह याद है कि वो डर और जो बेचैनी उन्होंने झेली है और एक ऐसा एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है। चड्डी बनियान गैंग की कहानी सिर्फ अपराधियों की कहानी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। ये उस समय की कहानी है जब लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज अपराधी नहीं बल्कि उसके बारे में फैली अनसर्टेनिटी होती है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी जब भी इस नाम का जिक्र होता है तो लोगों को सिर्फ एक गैंग याद नहीं आती, उन्हें पूरा एक दौर याद आ जाता है। खैर, आपने चड्डी बनियान गैंग के बारे में क्या सुना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इस स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित एंड यू आर वॉचिंग जिस्ट को सब्सक्राइब करिए और हमारी और इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और वीडियोस को देखिए। थैंक यू।